हमने पिछले क्लास में साइन रूल के बारे में पढ़ा और उसे इस ट्रायंगल के सहायता से प्रूफ भी किया। मैंने कहा था कि मैं ट्रायंगल से तो प्रूफ करूंगा, लेकिन इसे एक और तरीका से आपको दिखाऊंगा कि ये जो रेशियो होता है ये a बाई साइन ऑफ a और b बाई साइन ऑफ b जो होता है और c बाई साइन ऑफ c जो होता है, इसे ये आखिर होता क्या है, इसे मैं ज्योमेट्रिकली दिखाऊंगा। ऐसे तो यहाँ भी मैंने ज्योमेट्रिकली ही प्रूव किया, लेकिन उसे मैं चलिए देखते हैं तो बात ज़्यादा समझ में आएगी कि ये कोई सर्कल ए बी सी है। पहले मैं सर्कल ड्रॉ, ट्रायंगल ए बी सी है। अच्छा, ये आसान रहेगा। ये ट्रायंगल ए बी सी है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। देखिए, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होके जब बाहर के तरफ से सर्कल जाता है, मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होके जब कोई सर्कल गुजरता है तो उसे हम इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कहेंगे। सर्कम सर्कल, ये आपने पिछले क्लासेस में सीखा होगा, ज़रूर सीखा होगा। अब कोई सर्कम सर्कल अगर के अंदर जो ट्रायंगल है, किसी सर्कम सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है, उसके अगर सारे एंगल अगर एक्यूट हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल के बीच में कहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए कि ये एक्यूट ट्रायंगल ना होके ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, मतलब उसका एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में जो सर्कल का सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल से कहीं बाहर होगा। एक और कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल वाला हो जाता है, उसमें सर्कल का हाइपोटेन्यूस वाला जो साइड होता है उसके ऊपर ही वो उसका डायमीटर बन जाता है और उसके ऊपर ही सर्कल का सेंटर होता है। लेकिन मैं यहाँ एक ही कंडीशन पे बात करते हैं, हम यहाँ एक ही कंडीशन पे बात करते हैं कि हम कोई एक्यूट ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इस ट्रायंगल के तरह है। इसमें क्या है कि एक सर्कम सर्कल गुजर रहा है। अब सर्कम सर्कल इस ट्रायंगल ए बी और सी में एक से होके एक सर्कम सर्कल गुजर रहा है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि अगर ये ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है तो इसका सेंटर जो होगा वो ट्रायंगल के बीच में ही कहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से इसके सेंटर से होते हुए जाएगा डायमीटर, और इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और P से हम B को मिला देते हैं। अब यहाँ दो चीज़ समझने वाली है। देखिए, किसी सेम आर्क से ये AB आर्क जो है, देखिए इससे दो एंगल बन रहा है, A, C और B। AB आर्क से ही बन रहा है और एक और एंगल बन रहा है A, P और B। ये AB आर्क से ही बन रहा है, मतलब ये जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ जो है, आर्क जो है, उस आर्क से ही दो एंगल A, C, B और A, P, B बन रहा है। तो आपने पिछले क्लासेस में जब सर्कल पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा कि सेम आर्क लेंथ से अगर दो एंगल बने तो दोनों एंगल सेम होते हैं। इस हिसाब से एंगल C जो हमारा होगा वो बराबर होगा एंगल P के। ये तो एक चीज़ हो गया।
अब एक और चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि देखिए सर्कल का अगर कोई डायमीटर है, जैसे यहाँ इस सर्कल का डायमीटर AP है, ये सेंटर से होके गुजर रहा है एक साइड से दूसरे साइड, तो ये डायमीटर है। इस सर्कल का, ये ब्लू लाइन से मैंने जो खींचा सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर जो है वो AP है। अच्छा, डायमीटर से इतर आप सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट लें और उससे एक एंगल ड्रॉ करें, तो जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसे प्रूव करके अभी यहाँ नहीं दिखाऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि सर्कल के डायमीटर से इतर, ये डायमीटर है, अब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लीजिए, ठीक है, और वहाँ से एक एंगल आप ड्रॉ करिएगा, तो वो जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे यहाँ AP डायमीटर है और B कोई पॉइंट है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। अब हमने यहाँ पे एक एंगल ABP ड्रॉ किया, तो ये ABP जो होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंगल ABP जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ मैं, 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री के होने के वजह से ट्रायंगल APB जो होगा, APB जो होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अच्छा जैसे हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, कन्वेंशन जो बन चुका है कि एंगल C के सामने वाले साइड को हम C मान लेते हैं। हम एक चीज़ यहाँ पे बस प्रूव करें, ये C है, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल APB में, ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB में, ट्रायंगल APB अभी हमने देखा कि ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसके एंगल, ये B एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसमें हम साइन रेशियो लेके देखते हैं एंगल P का। साइन ऑफ P क्या होगा बताइए तो, साइन ऑफ P क्या होगा? साइन रेशियो किस रेशियो को बोलते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस एंगल P के लिए अपोजिट साइड क्या होगा? C होगा। इसके अपोजिट जो है, इस एंगल P के अपोजिट क्या है हमारा? C है। तो यहाँ हमने साइन P = C बाई हाइपोटेन्यूज। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी हाइपोटेन्यूज देखना हो तो 90 डिग्री के एंगल पे जाइए, उसके अपोजिट एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वो लाइन जहाँ आपको पहुँच जाएगी वो लाइन हाइपोटेन्यूज होगा। अच्छा, ये AP डायमीटर जो है इसको हम D से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। AP जो है D है, डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर है। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन P इस ट्रायंगल में APB में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ D है तो हमने D लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको फ्लिप कर देना। ये इधर नीचे भाग में है, इसको बराबर के इस पर ले जाके गुणा में कर देना है। ये इधर गुणा में है, इसको बराबर के इधर लाके भाग में कर देना है, मतलब फ्लिप कर देना है। और इसको हम लिख सकते हैं D = C बाई साइन ऑफ P। अब यहाँ पे ये रिलेशन देखिए, एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर है। मान लीजिए कि एंगल C 30 डिग्री है तो P भी 30 डिग्री होगा। अब दोनों का अगर हम साइन ले लें तो सेम बात होगी ना। इसी तरह यहाँ साइन P जो है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल APB में साइन P लिया। अगर ये P एंगल तो एक मेज़रमेंट है। अब इस चूँकि ये P जो है ये C के बराबर है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, साइन P लें या साइन C लें। तो हम लिख सकते हैं D = C बाई साइन ऑफ C। ये देखिए क्या है, ये C बाई साइन ऑफ C जो है, ये मतलब जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका हम एक सर्कल ड्रॉ करें, मतलब ये कि उसके तीनों वर्टिसेस से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें, तो उस सर्कल का जो डायमीटर होगा, यहाँ पे AP है, वो ये C बाई साइन C या A बाई साइन A या B बाई साइन B जो होता है वो उस सर्कल के डायमीटर के बराबर होता है। इसलिए तीनों बराबर होते हैं। ये मैं विजुअली आपको दिखाना चाहता था
साइन फॉर्मूला में ये तीनों बराबर कैसे होते हैं, मैंने एक तरह से ट्राइंगल, राइट एंगल की ट्राइंगल के हिसाब से मैंने एक प्रूफ कर दिया और सर्कल में एक विजुलाइज करा के दिखा दिया कि ये c बाई साइन सी या a बाई साइन ए या b बाई साइन बी जो होता है, ये वो जिस ट्राइंगल में हम साइन फार्मूला की बात कर रहे हैं, अगर उस ट्राइंगल का हम सर्कल ड्रॉ करें तो उसके डायमीटर के बराबर a बाई साइन ए और b बाई साइन बी और c बाई साइन सी का रेशियो जो बराबर हो रहे हैं तीनों, असल में ये उस सर्कल के डायमीटर के बराबर होते हैं। तो ये तो था हमारा साइन फार्मूला। अब बच गया कॉस फार्मूला। तो कोसाइन रूल को चलिए हम, अब कोसाइन रूल की बारी है, कोसाइन रूल को हम प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब इसी ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम D मान लेते हैं। ये D, ये पॉइंट जो है ये D है, ये 90 डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ। अब जैसा कि मैंने पीछे साइन फार्मूला में, साइन रूल में किया था, सेम कुछ उसी तरह से यहाँ पे लेके चलते हैं और इस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, H मान लेते हैं। ट्राइंगल A, B और C में इसी फिगर के हिसाब से ये फार्मूला हमने यहाँ पे कोसाइन फार्मूला यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि C स्क्वायर, मतलब ये साइड जो है C स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर, मतलब इस साइड के प्लस B स्क्वायर, इस साइड के माइनस 2AB कॉस ऑफ C। कौन सा एंगल का C? कॉस, इस एंगल का कॉस, मतलब ये दोनों साइड है A और B, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस। तो चलिए इस रिलेशन को हम प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहला जो हम काम करते हैं, इन ट्राइंगल ACD, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। इन ट्राइंगल ACD कॉस ऑफ A लीजिए, तो कॉस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज़, अगर ये पूरा साइड C है, ठीक है, और ये AD को हम अगर X मान लेते हैं तो ये DB क्या होगा, पूरा साइड माइनस ये साइड, तो पूरा साइड ये X C और माइनस ये X, तो DB क्या हो गया हमारा, C माइनस X हो गया। क्लियर है ना। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एंगल C से AB पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और AD को हमने X मान लिया। पूरा जो लेंथ है हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ जो है हमारा वो C है। अब इसमें से X हमने मान लिया है, तो X को हमने हटा लिया, किस में से, C में से, इस पूरे में से X को हटा लिया, तो पूरा कितना था, C था, उसमें से X को हटा लिया मतलब माइनस कर लिया, तो ये DB कितना होगा, C माइनस X हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल AC और D में कॉस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताइए। कॉस ऑफ A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल A और C और D में हाइपोटेन्यूज तो हमारा B होगा, ये दिख रहा है। अच्छा किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये X होगा। सिंपल सी बात है। तो ट्राइंगल ACD में कॉस ऑफ A हम क्या लिख सकते हैं, X बाई B, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, B इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो B कॉस ऑफ A इज इक्वल टू X। इसको हम सेव करके रख लेते हैं, ये आगे हमारा काम आएगा। अब फिर से ट्राइंगल ACD में है, ठीक है। अब पाइथागोरस का थ्योरम आप लगाइए, पाइथागोरस का आप थ्योरम लगाइएगा तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे B है, माइनस बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे क्या है
x है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लिए। अब ट्राइंगल, अब अगले ट्राइंगल में चलते हैं, सी डी और बी में। नाउ इन ट्राइंगल सी डी बी, अब यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा हमारा, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस क्या है, c माइनस एक्स है, तो c माइनस एक्स का स्क्वायर हम लिख देते हैं। चलिए इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इसको अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, सी स्क्वायर प्लस एक्स, सी स्क्वायर, ये सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम तोड़ रहे हैं वहाँ पे, सी माइनस, ये यहाँ पे मैं तब तक ले लिख देता हूँ, सी माइनस एक्स स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर यहाँ पे उतार दिया, सी माइनस एक्स स्क्वायर को हम तोड़ रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2cx। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब और आगे चलते हैं, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2cx। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए तो 1 और इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, एच स्क्वायर लेफ्ट साइड में यहाँ भी है, एच स्क्वायर लेफ्ट साइड में यहाँ भी है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इक्वेशन 1 और 2 में, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा। सिंपल है, आप 7वां 8वां से ये बात सुनते आ रहे होंगे, सिंपल सी बात है, हम लिख देते हैं इसको। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। देखिए यहाँ भी एच स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर ही होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 में क्या है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये किसके, ये यहाँ पे इक्वेशन 2 में एच स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों जगह एच पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया, ए सी डी में भी और सी डी बी में भी, और दोनों से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमने निकाला। देखिए ये सिंपल सी चीज़ थी कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारा है और ये मान लीजिए हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये एच है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, यही कीजिएगा ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे एच क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ भी एच परपेंडिकुलर है, ए बी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज था, बी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज था, बेस यहाँ पे एक्स था, तो बी एस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेम चीज़ इसमें भी हुआ है, और उस तरह से हमको दो इक्वेशन मिला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मिला हमको एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। और चूंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर था तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर करके हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए बराबर के दोनों साइड सेम चीज़ हो तो उसको काट देते हैं। अगर इसको हम इस पर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। बराबर के दोनों साइड अगर सेम चीज़ हो तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ,
अगला जो हम आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, ये सी बी कॉस ए हो जाएगा। अच्छा रुकिए, मैं इसको ठीक से फिर से लिखता हूँ, और ये इस पूरे को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, ये बी स्क्वायर हो गया, इधर सी स्क्वायर माइनस में है तो बराबर की इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में ये है तो -2 प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया हम लोग से कि यहाँ पे देखिए हमने इस एंगल का कॉस ऑफ ए लिया है, तो अब बी और सी के बीच में रिलेशन आएगा और ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला प्रूफ होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि दो साइड और उसके बीच का एंगल, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कोसाइन फॉर्मूला में क्या होता है। ये सी एंगल जो होता है, यहाँ पे कॉस ऑफ सी जो हम लेते हैं, वो ये एंगल सी जो होता है वो ए और बी साइड के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे सी साइड का निकालना था, सी स्क्वायर निकालना था, तो हमको एंगल कौन सा लेना पड़ा था, सी लेना पड़ा था, ए और बी के बीच का एंगल। अब उसी तरह अगर हमको ए निकालना हो, ए साइड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb कॉस ऑफ ए, मतलब सी और बी के बीच का एंगल। तो ये सी साइड है और ये बी साइड है, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सी जहाँ जहाँ था वहाँ को ए से रिप्लेस कर दिया। और वहाँ अगर इस फॉर्मूला को इस तरह से प्रूफ करना चाहते हैं, इस तरह से दिखे, तो वैसे हम इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे कि ए से परपेंडिकुलर अगर सी बी पे ड्रॉ करते, सी बी पे ए से परपेंडिकुलर सी बी पे ड्रॉ करते तो सेम ऐसे ही प्रूफ हो जाता। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे कॉस ऑफ ए, मतलब ये जो एंगल हमारा सब्जेक्ट जो था, एंगल वाला सब्जेक्ट जिस पर मतलब मेन बात होनी थी, वो यहाँ पे ये साइड, ये एंगल बन गया। तो अब जो रिलेशन हमारा प्रूफ होगा, इन दोनों के इस एंगल के दोनों तरफ जो साइड होंगे सी और बी है, तो उसके हिसाब से आएंगे वो, जो कि एंगल ए जो है उसके सामने क्या है, ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर के हिसाब से प्रूफ हो गया। देखिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे x जो है b कॉस ए है, तो 2cb कॉस ए हो गया। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे करते क्या है, इसके तरह दिखाने के लिए कि जहाँ जहाँ a है ना, उसको हम c से रिप्लेस कर देते हैं और c को a से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, यहाँ c है, उसको हम a से रिप्लेस करना है और इसको x लिख दिए और यहाँ पे c लिख दिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो अब हमारा जो सब्जेक्ट होता है एंगल वाला वो c हो जाता। क्योंकि हमने परपेंडिकुलर c से ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, तो हमारा सब्जेक्ट जो हो गया वो एंगल ए हो गया। तो ये ए स्क्वायर मतलब ये इस हिसाब से प्रूफ हो गया है, ये इस हिसाब से। तो इसी रिलेशन को समझ लीजिए कि ये है हमारा कॉस कोसाइन फॉर्मूला है। अगर इसको बी के लिए लिखना चाहें तो हमको बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये इस एंगल, ये एंगल अभी सब्जेक्ट है, तो हमारा जो कोसाइन फॉर्मूला जो होगा किस हिसाब से आएगा, वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी। इसमें होता क्या है ये समझ लीजिए कि ये कोई राइट एंगल, ये कोई ट्रायंगल है, तो ये ए बी और सी है। तो ए के सामने वाला साइड को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी के सामने वाला साइड को बी मान लेते हैं, सी के सामने वाले साइड को सी मान लेते हैं।
अब देखिए कि इस अगर सब्जेक्ट आपका एंगल बी है और ये दोनों साइड दिया गया है, AC दिया गया है, तो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ बी, मतलब ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल। उसी तरह यहां है बी स्क्वायर, मतलब एंगल बी अभी सब्जेक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो बचा क्या, ए स्क्वायर बचा प्लस सी बचा, सी स्क्वायर माइनस 2AC। अब क्या करना है, कॉस किसका लेना है, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में क्या है, एंगल बी है, तो एंगल बी लीजिए, कॉस ऑफ बी। तो ये तीनों में कोई एक चीज प्रूफ हो जाए, वो मतलब उसको हम परपेंडिकुलर बस इधर अलग से, इधर से ना ड्रॉ करके इधर से करेंगे तो ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हम ए से ड्रॉ करके इधर करेंगे तो ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर सी से ए बी पर कर दिया था और एंगल ए को सब्जेक्ट बना लिया, इसलिए एंगल ए के हिसाब से यहाँ पे आया। तो मैं इसे मिटा देता हूं और ये जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो चुका है। अब देखिए इसको हम पलट देते हैं, इसको हम पलट देते हैं, लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, हमने क्या निकाल के रखा हुआ है, b cos a, तो x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b cos a। ये हमारा कोसाइन रूल प्रूफ हो गया। समझ में आया? उम्मीद है समझ में बात आई होगी। अच्छा, ये जो कोसाइन रूल जो है आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये आपको ऐसा लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम का एक्सटेंशन है। वो मैं फिर से बताना चाहता हूं थोड़ा। देखिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसका लेंथ a है, इसका लेंथ b है, इसका लेंथ c है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूला को पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वेरीफाई करके देखते हैं कि ये क्या पाइथागोरस थ्योरम का एक्सटेंशन है भी कि नहीं है। अब इसको हम लिखते हैं, ये कोसाइन रूल हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab, इस सी स्क्वायर का बात हो रहा है, ab। अब जो हम जिस एंगल का साइन लेते हैं वो a और b के बीच का एंगल होता है या इस साइड के सामने वाला एंगल होता है। तो a और b के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री। और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 0 में हम मल्टीप्लाई किए तो सब टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो देखिए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस थ्योरम रह गया कि नहीं रह गया। तो चलिए हम कोसाइन रूल के कुछ एग्जांपल्स यहां पे लेते हैं और फिर ये ट्रायंगल वाला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, इससे निकल के अगले वीडियो में हम आगे की तरफ यूनिट सर्कल के हिसाब से बात करेंगे, और वहां से फिर हमको सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू है, सिर्फ एक्यूट एंगल्स के जो मालूम है, वो हम ऑब्ट्यूज एंगल का मानने के बारे में जानने का भी कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, चाहे ऐसे उसको क्वेश्चन ऐसे सिर्फ मैं फिगर बना के क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल ए बी और सी है, ए बी और सी है, इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ 8 है, ये हमारा 60 डिग्री है। अब हमको ये ए साइड निकालना है, तो कोसाइन फॉर्मूला के हिसाब, यहां कोसाइन फॉर्मूला लगेगा। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac
कॉस ऑफ ए, यही होता है 2BC, 2BC, CB ले देता हूं, नहीं तो CC एक साथ दिखेगा, तो 2CB कॉस ऑफ ए, ये हमारा कोसाइन फॉर्मूला हो गया। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी क्या है, 6 है, बी 8 है, वही बात हुआ। सी क्या है हमारा, सी के सामने वाला साइड 6 है, 6 स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2CB मतलब 2 इंटू 8 इंटू 6 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 64 प्लस 36 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 1/2, कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 36 100, 8 × 48, 48 हुआ, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा, 52 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो दोनों तरफ रूट ले ले तो क्या हो जाएगा, और a इज इक्वल टू √52, तो a हमारा क्या निकल गया, रूट अंडर 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये कोई ट्राइंगल ए बी और सी है, ए बी और सी है, जिसमें ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, और ये जो है 2x - 1 है, ये 2x + 1 है, और ये 2 × √7 है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, इसमें ये x का वैल्यू निकालना है। एक सिंपल कोसाइन रूल अप्लाई कर देंगे। कोसाइन रूल हमारा क्या है, यहाँ पे ये a मान लेते हैं, इसको ये a मान लेते हैं, ये c के सामने है तो इसको c मान लेते हैं, ये b के सामने है तो इसको हम b मान लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसाइन रूल अगर हम लिखे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cb कॉस ऑफ a। यहाँ पे एंगल a क्या है, 60 डिग्री है। सिंपल जो जहां जहां जिसका वैल्यू है वो पुट कर देंगे। a स्क्वायर क्या, a क्या है यहाँ पे 2√7, तो 2√7 का स्क्वायर, सिंपल सा चीज है। और b स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2x - 1, तो 2x - 1 का स्क्वायर, प्लस c क्या है यहाँ पे 2x + 1, 2x + 1 का स्क्वायर माइनस 2cb कॉस ऑफ a, तो 2 × c क्या है यहाँ पे 2 × 2x + 1, और b क्या है यहाँ पे 2x - 1, और cos ऑफ a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हुआ यहाँ पे, cos 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 ले देता हूं। अब ये सिंपल अलजेब्रा है, सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 × 7, √7 का स्क्वायर होगा तो 7 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 7 कितना हुआ 28 इज इक्वल टू, इसको सिंपल हम a स्क्वायर - b का a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 2
इसको इंटू को क्लियर लिखता हूं, 2 इंटू 2x, और a कितना है 1 है तो 1 छोड़िए, वही हुआ, या 1 लिख देता हूं, प्लस अब इसमें देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2xa और b क्या है यहाँ पे 1 है, इंटू 1। अब आगे गए माइनस, तो माइनस, अब देखिए तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस, यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, ये नहीं तो माइनस वाला साइन गड़बड़ हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। और 28 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 2, 4x इंटू 1 4x ही हुआ, इसको लिख दिए हम प्लस, ये फिर ये क्या है 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर, ये क्या हुआ प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 4x इंटू 1 4x प्लस 4x। अब इसको देखिए तो माइनस ब्रैकेट में ही रहने दीजिए इसको, 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, 28 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का 1 लिखते हैं, 4x का 4x उतार देते हैं, 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 1 प्लस 4x का 4x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए तो यहां कोई चीज कट छट रहा है कि नहीं छट रहा है, हाँ, तो ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये तो गया, यहां माइनस 4x यहां प्लस 4x, ये भी गया। अब क्या बचा हमारा 4x स्क्वायर, हाँ तो एक ही 4x स्क्वायर है, 1 एक यहां पे है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 28 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए तो इस 3 को इस पार लेके आइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर और 28 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो 28 माइनस 3 25 हो गया, तो हम 25 लिख दिए, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 भागा 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा x हो गया, और ये क्या हो गया 25/4 का रूट, तो ये 25 से 5 निकल जाएगा और इधर 4 से 2 निकल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। देखिए क्वेश्चन ये मुश्किल था नहीं, ये चूंकि अलजेब्राइक मतलब अलजेब्राइक कैलकुलेशन था, अलजेब्रा वाला कैलकुलेशन था, इसलिए थोड़ा सा देखने में लेंदी दिख रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था। तो अच्छा एक चीज छूट गया, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिया, हम एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम कैसे जाने कि कहां हमको कोसाइन रूल लगाना है और कहां हमको साइन रूल लगाना है। देखिए हम सबसे पहले ट्राइंगल को देखेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो सिंपल सा बात है भाई, साइन कॉस और टेन तो डायरेक्ट लग जाएगा। अब अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होके वो ऑब्लिक ट्राइंगल है, मतलब उसमें राइट एंगल ट्राइंगल एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो उसमें हम देखते हैं 3 चीज देखते हैं। देखिए अगर ये साइड और ये साइड दिया गया हो, ध्यान से देखिएगा, ये साइड तीनों साइड दिए गए हो, तो उस समय हम कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा चीज है कि
ये ऐसा फिर कोई ट्रायंगल ऑब्लिक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें ये एंगल, ठीक है, और ये साइड दिया गया हो, मतलब दो साइड और बीच का एंगल दिया गया हो, तो कोसाइन रूल हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि ये कोई ट्रायंगल है, अब जिसमें अगर कोई चीज ये दिया गया हो और ये दिया गया हो, ठीक है, और उसके बाद ये दिया गया हो और मान लीजिए कि ये नहीं दिया गया है, अच्छा ये दिया गया है और ये नहीं दिया गया है, तो इस तरह के कंडीशन में जब आमने सामने का एक एंगल और सामने का साइड जहां भी मालूम हो, एक एंगल और सामने का साइड भी जहां मालूम हो, इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया गया हो, जैसे देखिए यहां पे साइड एंगल साइड, यहां पे साइड साइड साइड, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि देखिए इसको हम बोल सकते हैं साइड साइड एंगल, या इसको हम बोल सकते हैं एंगल एंगल साइड, मतलब SSA इस तरह के फॉर्म में दिया गया हो। ये देखिए क्या है, ये SSS मतलब तीनों साइड दिए गए हो, या ये SAS मतलब साइड एंगल साइड, तो SAS हो तो कोसाइन, SSS हो तो कोसाइन, लेकिन SSA हो तो साइन रूल लगाते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल एंगल साइड, मतलब AAS हो तब भी हम साइन रूल अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें अगर ये एंगल दिया गया रहता तो ये अपोजिट हम निकाल लेते। तो ये एक छोटा सा चीज था जो आपको दिखाना था। वैसे आपको फॉर्मूला से ही मालूम चल जाता है कि हमको कौन सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप साइन रूल का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन रूल लिखते हैं, तो क्या होता है, A बाई साइन ऑफ A इज B बाई साइन ऑफ B इज इक्वल टू C बाई साइन ऑफ C। अब मान लीजिए कि ये A B और C कोई ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाले साइड को C, ऐसा कन्वेंशन है, इसके सामने वाले साइड को A और B के सामने वाले साइड को B मान लेते हैं। अब इसमें से अगर देखिए तो ये एंगल अगर दिया गया हुआ है और इसके सामने वाला दिया गया हुआ है, तब आपको दिख जाएगा कि हाँ A सामने वाला साइड है और ये एंगल दिया गया है, तो ये साइन A ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक और सिचुएशन होता है साइन के फॉर्मूला में ही एम्बिगुअस सिचुएशन होता है, तो वो मैं आपको आगे जब मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल बताऊंगा तो वो बताऊंगा। यहां तक देखने के लिए अभी तक बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरा ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो ये 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना, ये 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस है और ना ये 11th के मैथमेटिक्स का सिलेबस है। देखिए आप जब 10th पास करते हैं ना, 11th में जाते हैं, तो ये 10th का जो मैथमेटिक्स होता है वो 11th के साइंस के लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो 10th और 11th के बीच का जो गैप, वो थोड़ा ज्यादा गैप है, मैं उसको कवर करने के लिए ये कोर्स सिखा रहा हूं। जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ये मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, मैथ्स फॉर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। और ये जब मेरा मैथ्स फॉर फिजिक्स खत्म होगा तो फिर मैं 11th का और 12th का फिजिक्स शुरू करूंगा। उसके बाद 9th 10th और 8th 9th 10th के बच्चे, अगर 8-10 बच्चे भी हमको मिलके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भैया मुझे ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा उसे। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो मैथ्स या फिजिक्स से रिलेटेड हो। तो बहुत शुक्रिया यहां तक देखने के लिए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई, देखिए मैं नया अभी पढ़ाना शुरू किया है मैंने, और वीडियो भी नया बना रहा हूं, तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी, बहुत सारा चीज होगा जो आपको लगता होगा कि नहीं ये बेहतर किया जा सकता है, तो प्लीज मुझे उसका फीडबैक जरूर दें, सुझाव जरूर दें। तो यहां तक देखने के लिए एक बार फिर से कई बार वही बोल चुका, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट सर्कल के साथ।